or segments. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के 19 विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन के अभाव की वजह से सरकार की मीटिंगों के जो जो फैसले हुए थे, सरकार ने जो जो निर्णय लिए थे, अगर सरकार ने अमल किया होता उन पर, तो ना झांसी जैसी घटना होती जहां बच्चों की जान गई, और ना ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है, बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशानी नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि कोई कंपटीशन ना हो जाए। और वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े, या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो लोग लगातार प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। लखनऊ के आसपास हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, आप जानकारी कर लीजिए आखिरकार कौन प्रॉपर्टी बना रहा है। प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले उसमें इनके आईएएस को भागना पड़ गया। और वो आईएएस, सच्चाई ये है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है। इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। इनके फैसले पहले से ही पता लग जाते हैं। एक जो फैसला अभी होगा, उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है। एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रही मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं। आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही है, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर। उधर आगरा में 30वें भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उनके जीवन को जल बनाने का राह दिखाया, बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी
दलित वंचित आवाजें हैं, उन दलित लोगों को उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री जीएस धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बनकर के नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया। और भारत
दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। बहनों और भाइयों, इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपने यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया है। हमारे यहां 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तभी से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना वोट का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी व्यवस्था कर दी है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था देकर के उनके जाने का मार्ग भी खोल दिया है। अब ये विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व होगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब के इस मिशन के बाधक कौन थे, ये जानना बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए, बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे? 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था? तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया? कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे? उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी संविधान प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है? और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए, क्या हालत होते हैं? और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं। इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था, मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से उस स्मारक, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवाड़ की विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की और हरदोई की 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर
पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठौर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी के जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह ग्रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।